हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एंटन चेखव के फेमस प्ले द चेरी ऑर्चार्ड के कैरेक्टर्स और समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ये एंटन चेखव का लास्ट प्ले था और इस प्ले में एंटन चेखव हमें एक रशियन जमींदार की कहानी बता रहे हैं कि कैसे उस जमींदार के पास एक बहुत बड़ा चेरी का बगीचा था, बहुत बड़ी ज़मीन थी, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोन्स बढ़ते गए, इस वजह से उसके चेरी ऑर्चार्ड को बेच दिया गया। तो ये मेन थीम है या स्टोरी है इस प्ले की। अब चलिए हम लोग इस प्ले के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर कैरेक्टर्स और समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि एंटन चेखव जो कि रशियन प्लेराइट थे, उनका ये लास्ट ड्रामा है और इसे लिखा गया था 1903 में। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड एन एरिस्टोक्रेटिक रशियन लैंड ओनर। तो ये जो प्ले है वो एक बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक अमीर रशियन लैंड ओनर जमींदार की कहानी है जो अपने फैमिली एस्टेट यानी जहाँ पर उसकी ज़मीन थी, उसका बंगलो था, उसका चेरी ऑर्चार्ड था, उस जगह वो लौटती है और वो उस टाइम पर लौटती है अपने एस्टेट में जब ऑलमोस्ट वो जो एस्टेट है उसका पूरा बिकने की कगार पर है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन्स बढ़ चुके थे। तो वो जो रशियन लैंड ओनर है उसका नाम होता है मैडम रेनेव्स्की। तो बहुत सारे लोग ऑफर्स देते हैं कि कैसे मैडम रेनेव्स्की उस ऑर्चार्ड को और पूरे एस्टेट को बचा सकती है, लेकिन कुछ होता नहीं है और आखिर में वो जो पूरा एस्टेट है वो बिक जाता है। शी अलाउज इट सेल टू द सन ऑफ ए फॉर्मर सर्फ। और उस पूरे एस्टेट को, पूरी जमीन को खरीदने वाला होता है एक सर्फ। तो सर्फ कौन होते हैं पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस प्ले को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो रशिया में बॉन्डेड लेबरर्स होते थे, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें ज़बरदस्ती फार्म्स में काम करना पड़ता था। ऐसे फार्मर्स जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन्स होते थे, उनको बड़े-बड़े ज़मींदारों के ज़मीन पर फार्मिंग करनी पड़ती थी ताकि वो लोग अपना लोन चुका पाए। तो वो जो फार्मिंग करते थे उनको उसके बदले कोई पैसा नहीं मिलता था, कोई पेमेंट या सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन बस उनका जो लोन है वो कम होता जाता था जैसे-जैसे वो लोग फार्मिंग करते जाते थे उस लैंड ओनर की ज़मीन पर, ज़मींदार की ज़मीन पर। तो मैडम रेनेव्स्की का जो एस्टेट था वो एक सर्फ का बेटा ही लास्ट में खरीदता है और यही इस स्टोरी की सबसे बड़ी हम कह सकते हैं आयरनी है या ट्विस्ट है कहानी का। तो हम लास्ट में ये देखते हैं कि कैसे वो जो फैमिली है वो उस घर से निकलती है तब जब चेरी ऑर्चार्ड को काटा जा रहा था। तो फाइनली उन्हें अपना घर और चेरी ऑर्चार्ड छोड़कर जाना पड़ता है और एक सर्फ का बेटा यानी ऐसा इंसान जो एक सर्फ फैमिली में पैदा हुआ था, बॉन्डेड लेबरर्स की फैमिली में पैदा हुआ था, वही उस चेरी एस्टेट को खरीद लेता है। अब चलिए हम लोग इस प्ले के कैरेक्टर्स को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जो सबसे पहली प्रोटैगनिस्ट और मेन कैरेक्टर है स्टोरी की वो मैडम रेनेव्स्की ही है, जो कि लीडिंग कैरेक्टर है और वही उस चेरी ऑर्चार्ड की मालकिन थी। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है लोपाखिन और लोपाखिन ही वो इंसान होता है जो उस चेरी ऑर्चार्ड को खरीदता है। तो ये दूसरा लीड कैरेक्टर है इस प्ले का और वो मैडम रेनेव्स्की का नेबर पड़ोसी होता है। तो वो सर्फ फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन जैसे ही सर्फ्स की आज़ादी वहाँ पर हुई रशिया में, एक आंदोलन हुआ जिसके तहत सारे सर्फ्स को आज़ाद कर दिया गया। उसके बाद इस लोपाखिन ने उस बात का पूरा एडवांटेज फ़ायदा उठाया और अब वो एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन बन चुका था। नेक्स्ट कैरेक्टर गैफ है जो कि मैडम रेनेव्स्की का बड़ा भाई है जिसकी शादी नहीं हुई थी। नेक्स्ट कैरेक्टर बारबरा या जिसे वारिया भी कहा गया है वो मैडम रेनेव्स्की की सबसे बड़ी बेटी है। आन्या मैडम रेनेव्स्की की छोटी बेटी है और पीटर ट्रोफिमोफ ट्यूटर है बेसिकली एक तरह का। वो ट्यूशंस दिया करता था मैडम रेनेव्स्की के बेटे को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मैडम रेनेव्स्की का बेटा वो मर चुका है और उसी को ट्यूशन दिया करता था ट्रोपिमोफ। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है फर्स जो कि एक सर्फ था
और मैडम रेनेव्स्की के एस्टेट में ही वो पैदा हुआ था, यानी कि वो एक बॉन्डेड लेबरर था। अब हालांकि सर्व्स को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन फिर भी जो फर्स है वो मैडम रेनेव्स्की के एस्टेट पे ही अभी भी काम किया करता था, इसीलिए क्योंकि उसके पास दूसरी कोई अपॉर्चुनिटीज या दूसरा कोई काम करने के लिए नहीं था। नेक्स्ट कैरेक्टर दुन्याशा है, जो कि उस चेरी ऑर्चार्ड की एक यंग सर्वेंट है, लड़की है जो कि वहां पर कामकाज करती है, एक नौकरानी है। नेक्स्ट कैरेक्टर याशा है, जो कि मैडम रेनेव्स्की का मैन सर्वेंट है, यानी हालांकि उसका नाम याशा है लेकिन वो एक आदमी है, और वो भी एक सर्वेंट है मैडम रेनेव्स्की का। अगला जो कैरेक्टर है वो है एपिकोडोफ। एपिकोडोफ एक क्लर्क है जो एस्टेट पे काम किया करता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है शार्लोट, जो कि आन्या की गवर्नेस है, बेसिकली आन्या की देखभाल करती है शार्लोट। और फिर लास्ट कैरेक्टर है पिशचिक, जो कि मैडम रेनेस्की का एक नेबर है, पड़ोसी है, और उसके पास भी कुछ जमीन है। अब चलिए हम लोग इस प्ले की समरी को और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जो चेरी ऑर्चार्ड है वो हमें इन सभी 12 कैरेक्टर्स की स्टोरी को बता रहा है प्ले, कि ये लोग अपनी लाइफ कैसे जी रहे थे सर्व्स के लिबरेशन के बाद, यानी जब सर्व्स को आज़ादी मिल गई तो उसके बाद कैसे सभी की जिंदगी बदलती गई, इसके बारे में बताया गया है। तो प्ले की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मई का महीना चल रहा है, और चेरी ऑर्चार्ड एस्टेट में बहुत सारे लोग मैडम रेनेव्स्की के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें कुछ फ्रेंड्स, नेबर्स और सर्वेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे कि कब मैडम रेनेव्स्की आएगी। और जो मैडम रेनेव्स्की है वो उस घर की, उस एस्टेट की मालकिन होती है, और वो अपनी बेटी आन्या के साथ वापस लौट रही थी। उसकी दो बेटियां थी, एक बारबरा और एक आन्या। तो वो चेरी ऑर्चार्ड से तब भाग गई थी 5 साल पहले, जब उसके हस्बैंड और उसके छोटे बेटे की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो चेरी ऑर्चार्ड छोड़कर फ्रांस भाग गई थी, और वहां पर उसने एक लवर रख लिया था, लेकिन वो जो लवर था वो बहुत एब्यूसिव था, उसे परेशान करता था, और उसका पूरा पैसा भी उसने छीन लिया था। और इसी वजह से जो मैडम रेनेव्स्की है वो अब वहां से वापस आ रही थी, लेकिन अब उसके ऊपर बहुत सारे कर्जे हो चुके थे मैडम रेनेव्स्की के ऊपर। लोपाकिन बिगिंस बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ हिज ओन सक्सेस। इसके बाद लोपाकिन जो है वो जो वहां पर लोग जमा हुए होते हैं उनको अपनी कहानी बताने लगता है कि वो तो अब बहुत सक्सेसफुल हो गया है और उसने बहुत पैसे कमा लिए हैं। हालांकि वो एक सर्फ फैमिली से था, लेकिन फिर भी वो आज बहुत अमीर बन चुका है, इस तरह से वो बताता है। तो वो कहता है कि वो एक सर्फ फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा नाम कमा लिया है। और वहीं पर एक और सर्फ मौजूद है जिसका नाम है फर्स, और फर्स जो है वो घर की देखभाल कर रहा होता है, लोपाकिन स्पीच दे रहा होता है। फर्स हैज मेंटेन द सेम पोस्ट ही ऑलवेज हैज। तो हालांकि फर्स भी एक सर्फ था, लेकिन वो लोपाकिन की तरह मशहूर या अमीर नहीं बन पाया था लिबरेशन के बाद। इसके बाद फिर जो दुनियाशा, जो नौकरानी है, सर्वेंट है, वो बताती है कि किस तरीके से उसके और एपिकोडोफ, यानी कि जो क्लर्क है एस्टेट का, उन दोनों के बीच कुछ एक रोमांस चल रहा है, लेकिन कोई भी दुनियाशा की स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद फाइनली मैडम रेनेस्की वहां आती हैं, और सारे जो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं वो सब खुश हो जाते हैं उनको देखकर। तो एक्ट 1 में हम बहुत सारे छोटे छोटे सब प्लॉट्स को देख पाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे जो ट्यूटर ट्रोफिमोफ है उसका और मैडम रेनेव्स्की की छोटी बेटी आन्या, इन दोनों के बीच एक रोमांस पनप रहा होता है। एक और रोमांस हो रहा होता है बारबरा, बड़ी बेटी, और लोपाकिन के बीच। इसके अलावा एक लव ट्रायंगल हमें दिखाया जाता है सर्वेंट्स दुनियाशा, याशा और क्लर्क एपिकोडोफ के बीच। और ये भी हमें दिखाया जाता है कि जो पड़ोसी पिश्चिक है, उसके जो डेट्स हैं उसके ऊपर जो लोन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और लोपाकिन और फर्स, हालांकि दोनों सर्फ्स हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में कैसा एक क्लास स्ट्रगल है, और कैसे जो शार्लॉट है वो अकेली पड़ती गई। इस तरह से छोटे छोटे सब प्लॉट्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं, लेकिन जो मेन प्ले की जो मेन थीम रहती है वो यही है कि कैसे मैडम रेनेव्स्की, जो कि एस्टेट की मालकिन है, उनका डेट, उनका लोन बढ़ते जा रहा था। ना तो उनके खुद के पास, ना उनके भाई गैफ के पास पैसे थे उस लोन को चुकाने के और चेरी ऑर्चार्ड को बचाने के। तो अगर वो कोई सोल्यूशन जल्द से जल्द नहीं ढूंढते तो वो जो स्टेट, यानी कि
एस्टेट था वो बहुत जल्दी उसका ऑक्शन होने वाला था, उसकी नीलामी होने वाली थी अगस्त के महीने में। इसके बाद हम देखते हैं कि लोपाकिन सजेस्ट करता है मैडम रेनेव्स्की को कि आप अपने एस्टेट में खूब सारे विलास बना दो, बड़े बड़े बंगलोज बना दो और उन्हें लीज पर दे दो, ताकि तुम उससे पैसे कमा सको और जो अपने लोन्स है उन्हें चुका सको और एस्टेट को बचा सको। लेकिन मैडम रेनेव्स्की और गैफ इस आइडिया को पसंद नहीं करते हैं और वो सोचने लगते हैं कि हम कुछ और काम करेंगे जिससे हम लोग एस्टेट को बचा सकें। लेकिन धीरे धीरे स्प्रिंग का मौसम समर में यानी गर्मी में बदल जाता है और मैडम रेनेव्स्की अपने आप को और ज्यादा कर्ज में डुबो देती हैं और उनके सामने कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे अभी भी आन्या और ट्रोपिमोफ इनके बीच में एक रोमांस चल रहा होता है और दुन्याशा और याशा के बीच भी चल रहा होता है, लेकिन लोपाकिन और बारबरा के बीच अब जो रिलेशन था वो आगे नहीं बढ़ रहा होता और ना ही दुन्याशा और एपिकोडोफ के बीच। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट जो वो सर्फ था जो एस्टेट पे रहा करता था, कामकाज किया करता था, उसकी जो तबीयत है वो बिगड़ने लगी थी और मैडम रेनेव्स्की को उसके लवर से चिट्ठियां मिल रही थी। और जो गैफ है वो बैंक में जॉब करने का सोच रहा होता है। इसके अलावा जो पिश्चिक मैडम रेनेव्स्की का नेबर है, पड़ोसी है, वो मैडम नेवेस्की से लोन्स लेता है बहुत सारे और मैडम रेनेव्स्की उनके खुद के पास फंड्स नहीं होते, लेकिन फिर भी वो पिश्चिक को बहुत सारे पैसे देती हैं ताकि पिश्चिक अपना लोन भर सके। ऑन द नाइट ऑफ द ऑक्शन, तो उसके बाद फिर हमें प्ले में दिखाया जाता है कि नीलामी की रात आती है और उस रात तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है एस्टेट को बचाने का। और फिर भी मैडम रेनेव्स्की जो है वो एक बॉल होल्ड करती हैं, यानी एक बॉल डांस पार्टी रखती हैं जिसमें जो शार्लोट है आन्या की गवर्नेस वो परफॉर्म करती है और सारे जो गेस्ट और सर्वेंट्स हैं वो सब डांस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैडम रेनेव्स्की और ट्रोपिमोफ जो है वो एक सीरियस कॉन्वर्जेशन करते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसे मैडम रेनेव्स्की के एक्स्ट्रा वेगन्स यानी पैसे खर्च करने की आदत की वजह से उनका जो एस्टेट है वो डूब रहा है। और वो बताती हैं कि कैसे अब उनके हाथ में कुछ है नहीं, वो कुछ कर नहीं पाएंगी और इसीलिए वो अपने एब्यूजिव लवर के पास फ्रांस फिर से जाने की सोच रही हैं। मैडम रेनेव्स्की इज नर्वस अबाउट द आउटकम ऑफ द ऑक्शन। तो मैडम रेनेव्स्की बहुत नर्वस हो जाती है जब नीलामी का आउटकम यानी कि फाइनल डिसीजन सुनाया जाता है, लेकिन अभी भी वो एक मिरेकल यानी एक जादू हो जाए और किसी भी तरीके से एस्टेट बच जाए ऐसा सोच रही होती है। और वहीं पर गयाफ और लोपाकिन आ जाते हैं और तब पता चलता है कि लोपाकिन ही वो इंसान है जिसने चेरी ऑर्चार्ड को खरीद लिया है और मैडम रेनेव्स्की का चेरी ऑर्चार्ड बिक चुका था। और जब बारबरा को ये पता चलता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है लोपाकिन से और मैडम रेनेव्स्की भी डिवास्टेटेड महसूस करती है, उसका भी दिल टूट जाता है। लेकिन लोपाकिन अपनी खुशी छुपा नहीं पाता क्योंकि उसने उस एस्टेट को, उस जमीन को खरीद लिया था जहां पर उसकी फैमिली सर्फ्स की तरह मतलब सर्फ्स बनकर जी थी एक टाइम पर, यानी उसका जो परिवार था और लोपाकिन खुद, वो सभी लोग सर्फ्स थे, बॉन्डेड लेबरर्स थे। लेकिन आज लोपाकिन ने ही उस एस्टेट को खरीद लिया था और इसीलिए वो अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रहा था। आयरॉनिकली ही एनकरेजेस द पार्टी टू कंटिन्यू, इसीलिए आयरॉनिकली वो चाहता है कि पार्टी कंटिन्यू होती रहे, भले ही मैडम रेनेव्स्की डिवास्टेटेड फील कर रही थी, बहुत बुरा महसूस कर रही थी, लेकिन वो चाह रहा था कि पार्टी अभी भी कंटिन्यू होती रहे, जबकि जो होस्ट हैं और कोई भी उस मूड में नहीं था सेलिब्रेट करने के। इसके बाद हम एक्ट 4 यानी लास्ट एक्ट को देखते हैं जहाँ पे हम देख पाते हैं कि मैडम रेनेव्स्की चेरी ऑर्चार्ड को छोड़कर जा रही हैं। लोपाकिन ने शैंपेन खरीद कर लाई है और वो अभी भी सेलिब्रेटरी मोड में है, लेकिन कोई भी उस शैंपेन को पीता नहीं है याशा को छोड़कर, यानी रेनेव्स्की का जो मैन सर्वेंट है याशा, सिर्फ वही उस शराब को पीता है। लोपाकिन और ट्रोपिमोफ शेयर अ टेंडर फेयरवेल। इसके बाद लोपाकिन और ट्रोपिमोफ एक फेयरवेल गुड बाय करते हैं एक दूसरे से और ट्रोपिमोफ बताता है कि कैसे वो यूनिवर्सिटी जाएगा अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए और पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। इसके अलावा शार्लोट कहती है कि अब क्योंकि मैडम रेनेव्स्की
वापस जा रही हैं, तो क्या पता उसकी पोजीशन अब रहेगी कि नहीं एज अ गवर्नेस। इसके अलावा एपिकोडॉफ को एक नई पोजीशन मिल गई थी, नया काम मिल गया था लोपाकिन के साथ, क्योंकि अब मैडम रेनेव्स्की तो थी नहीं मालकिन उस एस्टेट की, लोपाकिन था, और इसी वजह से एपिकोडॉफ अब लोपाकिन का सर्वेंट बन जाता है, क्लर्क बन जाता है। पिस्टिच अपने सारे डेट्स, अपने सारे कर्जे चुका चुका होता है, और जो गैफ मैडम रेनेव्स्की का भाई है, उसने बैंक में एक जॉब करने की सोच ली थी और उसे वो जॉब मिल गई थी। बारबरा एक हाउसकीपर की पोजीशन ढूंढ लेती है अपने लिए, और जो याशा है वो मैडम रेनेव्स्की के साथ फ्रांस जा रहा था। मेनी कैरेक्टर्स ट्राई टू कंफर्म दैट फर्स्ट हैज बीन सेंट टू द हॉस्पिटल। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ये कहते हैं कि शायद फर्स्ट, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और जाते जाते बारबरा जो है वो लोपाकिन से नहीं मिलती है, इसीलिए लोपाकिन अपना आखिरी चांस बारबरा के साथ खो देता है। और याशा भी क्योंकि जा रहा था, इसलिए दुनियाशा बहुत रोती है। और उसके बाद मैडम रेनेव्स्की और गायफ एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट शेयर करते हैं, यानी अपने बीते हुए कल को सोचने लगते हैं, इसीलिए क्योंकि वो लोग फिर से एक दूसरे से बिछड़ रहे थे, और मैडम रेनेव्स्की फ्रांस जा रही थी। इन द लास्ट मोमेंट, आखिरी मोमेंट पे हम देखते हैं कि कैसे कुल्हाड़ी को जोर जोर से मारने की आवाज हो रही थी, और ऑर्चार्ड के सभी चेरी ट्रीज को काटा जा रहा था। और तभी हम देख पाते हैं स्टेज पर फर्स को, जो जिसे घर में बंद कर दिया गया है, और वो वहीं पर रेस्ट करने लग जाता है, और शायद वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो हालांकि लोग कह रहे थे कैरेक्टर्स कि उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया, लेकिन सभी लोग उसके बारे में भूल गए थे, और वो वहीं पर घर के अंदर अपना दम तोड़ देता है, और यहीं पर जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। सो आई होप आपको ये जो लिबरेशन ऑफ सर्व्स की कहानी है वो समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।